अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त जिस जगह पर खड़ा है, पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल के हवाले से पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में खदशात पाए जाते हैं कि क्या हम इकनॉमिक वायबिलिटी जो है वो अपनी बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। पाकिस्तान का जो बजट खसारा है वो इस तेज़ रफ्तारी के साथ पिछले 3-4 सालों में बढ़ा है और बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। इन एब्सोल्यूट टर्म्स जो हमारा टोटल बजट का साइज़ है तकरीबन आधा उसका खसारा है और पूरा बैंकिंग सिस्टम का सारा पैसा हम डेफिसिट फाइनेंसिंग में डाल रहे हैं, नए करेंसी नोट भी छाप रहे हैं। इन्फ्लेशन हमारा हाई डबल डिजिट में रह रहा है, बड़ी मुश्किल से अब जोर लगा लगा के नीचे आए, लेकिन अब खदशात ये हैं कि फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस ऊपर गई हैं तो फिर ये दोबारा हाई डबल डिजिट की तरफ चल पड़ेगा। दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस है हमारा, बिजली हम 18 से 20 घंटे 22 घंटे तक लोड शेडिंग कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री हो जो फुल पोटेंशियल पे काम कर पाती हो। हमारा ओवरऑल ग्रोथ रेट नीचे गिर चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर चली गई। पब्लिक सेक्टर जितने एंटरप्राइजेज हैं वो तमाम के तमाम खसारे में, और बाज़ की हालत जैसे रेलवेज़ है या पीआईए है वो तो इस काबिल है ही नहीं है कि उनको चलाया जा सके जब तक उनको मेजर ओवरहॉल या रिस्ट्रक्चर हम कर नहीं देते। तो एक इकनॉमिक सिचुएशन एक ऐसी तस्वीर हमें पेश करती है जो एक नाइटमेयर सिनारियो है, सस्टेनेबल नहीं है जब तक इसको मेजर एफर्ट के साथ ठीक ना किया जाए। मेजर पोलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बरसरे इक़्तिदार है और काफ़ी सारी इत्तेहादी जमातें हैं, MQM, JUI, ANP जो उसकी इत्तेहादी भी हैं। PMLN ने अभी तक अपना इक़्तिसादी प्रोग्राम ऐलान नहीं किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिसकी अभी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है लेकिन एक मेजर पोलिटिकल फोर्स के तौर पर वो इमर्ज हुए हैं, आइंदा इलेक्शन उनका मुस्तकबिल तय करेगा, लेकिन उन्होंने अपनी इक़्तिसादी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। जो मेन फंडामेंटल्स होने चाहिए इशूज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसका थ्रस्ट क्या है उनका ठीक करने के लिए, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं इनकी इस पॉलिसी के अंदर। तो आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करेंगे कि इश्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग इनकी क्या है और रिजॉल्व क्या है, किस तरीके से इसको ठीक करना चाहते हैं। दो मेन उनके इकनॉमिक गुरुज आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, असद उमर साहब और जहांगीर खान तरीन साहब, दोनों को खुशामदीद कहूँगा। तरीन साहब आप ही फरमाइएगा जी, पहले तो इश्यूज प्रॉब्लम की तरफ आ जाएं कि अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं, फिर चलते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। जी देखिए, जहाँ हम स्टैंड करते हैं, अभी आपने खुद बताया कि हम काफ़ी अरसे से कई दहाइयों से एक पाकिस्तान जो है डिक्लाइन पे चल रहा है, मगर पिछले 5 साल में जो इस हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी मैं तो कहता हूँ कि इनकी कॉम्पिटेंस की वजह से, इनकी नीयत भी नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की। तो इस वजह से हम ऐसे गहरी खाई में हम गिर गए हैं और मज़ीद गहरी खाई में गिरने वाले हैं कि इन्होंने मुल्क की जो बुनियादें थीं उस तमाम हिला के रख दी। इस यहाँ से निकलने के लिए एक पूरे निज़ाम की तब्दीली और एक निज़ाम में वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी जो पाकिस्तान में कई सालों से, कई डेकेड से किसी ने हिम्मत नहीं की करने की। तो पाकिस्तान की हालात मैं ऐसे बताता हूँ कि एक रनवे ट्रेन है जिसका कोई ड्राइवर नहीं है, फुल स्पीड पे चल रही है और अल्लाह जाने को कहाँ जाके रुकेगी। किसी वक्त भी कोलिजन हो सकता है, किसी वक्त भी कोलिजन हो सकता है। असद उमर साहब, आपकी ये पूरी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और लास्ट टाइम हम बजट से पहले भी आपको जहमत दी, आपने बहुत से इश्यूज आइडेंटिफाई किए थे और हम तवक्को कर रहे थे कि शायद हफीज़ शेख साहब प्रोग्राम सुन रहे हो तो कुछ चीज़ें कर लें, शायद उनके नॉलेज में ना हो अब आ जाएँ कि पाकिस्तान का बजट का सारा 1720 अरब हो गया है, या इन्फ्लेशन हमारी डबल डिजिट है, या आपने अभी इस रिपोर्ट में भी तहरीर किया कि पिछले 4 सालों में हमारा 50 सालों में लोएस्ट जो GDP ग्रोथ रेट है वो 3% वो हो गया। शायद उनके नॉलेज में नहीं हो, आपकी बात सुन के उन्हें पता चल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। हम इतना नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं? हमारी कैपेसिटी नहीं रही टू गवर्न, क्या हो गया? देखिए, उसके बड़े बुनियादी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे पहली बात हो जिसका आपने जिक्र किया, अगर हम वहीं से शुरू करें ना, देखें अगर आप हकीकत ही नहीं तस्लीम करने को तैयार तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। बजट अनाउंस हुआ, मई के आखिर में बजट अनाउंस हुआ, सिर्फ 1 माह बाकी था। जब पिछले साल बजट बनाया तो उन्होंने कहा जी 850 अरब रुपए का खसारा होगा। जिस वक्त अगले साल का बजट अनाउंस किया, 11 माह गुजरने के बाद उन्होंने कहा जी सॉरी माफ करना, गलती हो गई, ये 1540 अरब रुपए का खसारा होगा। एग्जैक्टली डबल हो गया। ठीक है जी, आपके प्रोग्राम में मैं उस वक्त आया था बजट के 2 दिन बाद और मैंने कहा था ये खसारा 1700 अरब रुपए क्रॉस करेगा। 1 माह के अंदर जिस फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने अखराजात और वसूल जो उसने करना है उसमें 200 अरब रुपए की गलतियां करेगा तो वो बुनियादी वजूहात से डील कैसे करेगा? असद उमर साहब, ये गलती थी या एक लोगों को गुमराह करने के लिए हम इंटेंशनली फिगर्स को फज कर रहे थे? अच्छा, ये नहीं समझ में आता कि इनमें से ज्यादा खतरनाक सिचुएशन कौन सी है, ये कि उनको पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, या ये पता है और जान के झूठ बोल रहे हैं। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, या दोनों तरीकों से खतरनाक सिचुएशन है। मैं अर्ज करूंगा कि मैं हुकूमत में रह चुका हूँ
इनको पता है, इनको पता होता है, हर चीज़ का इल्म होता है। 200 अरब रुपए की गलती नहीं होती एक महीने के अंदर अंदर। तो ये इन्होंने जानबूझ के बजट के ऊपर अवाम को इन्होंने गलत बयानी। लेकिन असद उमर साहब, वो किया क्या हुआ था? 391 बिलियन वो लिखा हुआ है कि वन टाइम हम पावर सेक्टर को दे रहे हैं। ये पिछले 3 सालों से हर साल हम वन टाइम दे रहे हैं पावर सेक्टर को, और मैंने आइंदा 5 साल भी देना। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आपको आज दोबारा अभी मुझसे लिख लें, अगले साल ये फिर करना पड़ेगा। बिकॉज सिर्फ वो खसारा जो पिछले साल से अगले साल ये सर्कुलर डेट में कैरी करके जा रहे हैं वही 200 अरब रुपए से ज्यादा है। तो ये वन टाइम जो है, ये दुनिया का यूनिक वन टाइम है जो 4 साल से हर साल फिस्कल डेफिसिट से स्टार्ट कर लें। 1720 अरब इस साल का है, अगला साल शायद माशाल्लाह 1800-1900 हो जाएगा मेरे ख्याल। हमारा जो अंदाजे के मुताबिक, जो हमने पहले भी आपसे कहा था, कम से कम खसारा अगले साल कम से कम जो है 1700 अरब रुपए है। अगर हमने करेक्टिव मेजर्स ना लिए तो 1700 अरब तो तय है जहां तक हमने पहुंचना ही पहुंच रहा है। और अगले उसके अलावा अगर मैं ये देख लूं कि गवर्नेंस अभी तक तो कोई हमें तब्दीली नजर नहीं आई, आगे अब इलेक्शन पीरियड के जा रहे हैं, इंटरिम गवर्नमेंट बीच में आने वाली है, तो इसके बढ़ने के ज्यादा चांसेस हैं, कम होना तो नामुमकिन। क्या हम ये सस्टेन कर सकते हैं? नहीं, हम सस्टेन बिल्कुल नहीं कर सकते, और ये हमने इसमें क्लियरली ये कहा है। अभी स्टेट बैंक ने जो नंबर जारी किए थे, उन्होंने कहा कि 20 अरब प्राइवेट सेक्टर ने लिया, और वो भी पता चला कि वो कोई जो उनके वो कोई पब्लिक सेक्टर, वो कौन सा कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने पैसे वैसे किए, और प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ रिटायर किया, कुछ नहीं लिया, पूरे कुछ नहीं लिया, बल्कि सारा पहले से कम होते जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज करूं, ये जो आप सस्टेनेबल कहते हैं ना, सस्टेनेबल का मतलब क्या है? पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि सस्टेनेबल इन लोगों के लिए सस्टेनेबल है, इनकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इन्हीं बड़े बड़े जहाज़ों में घूमते रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास 5 हेलीकॉप्टर है, वो इन 5 हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करते रहेंगे, इनका पेट्रोल कोई नहीं रोकेगा। ये सस्टेनेबल उनके लिए है, अमीरों के लिए सस्टेनेबल है, एलीट के लिए सस्टेनेबल है। मसला है अवाम का, उनके लिए सस्टेनेबल नहीं है। अर्ज करूं मैं, इसलिए सस्टेनेबल नहीं है कि महंगाई अवाम को खा जाएगी। ये जिस तरह का खसारे इनके आ रहे हैं, महंगाई जो है वो सबसे ज्यादा अवाम दुश्मनी करने का एक तरीका है। और ये जो नोट छापे जा रहे हैं, इससे ये महंगाई बढ़ेगी और आवाम की। ये मैं एक ग्राफ भी डाल रहा हूँ जी स्क्रीन के ऊपर। ये पर कैपिटा डेट, ये हम कहते हैं, किसी ज़माने में कहा करते थे कि जब पाकिस्तान में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 8-9 हज़ार रुपये का मकरूज होता है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हम अमीर होते गए, तो ये कर्जा हमारा, जब पैदा होगा बच्चा है कोई भी किसी के घर में, तो वो 25-30 हज़ार रुपये का मकरूज होने लग गया। अब हमारी इमारत पहले से और बढ़ गई, हम बहुत रिच हो गए। अब कोई भी बच्चा पैदा होगा तो वो 72,162 72,162 रुपये का मकरूज हो गया। और ये पिछले 4 सालों में हमने असद साहब अपने जो टोटल पब्लिक डेट है उसको डबल कर दिया। एग्जैक्टली 4 सालों में 100% इंक्रीज कर डबल कर दिया। क्या किया हमने इस पैसे का? अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी बात है। आप अगर अखराजात देखें हुकूमत के पिछले 4 साल के बजट की एनालिसिस आप करके देखें नदीम, आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आएगी। जैसे एक और ग्राफ हमने दिखाया ना कि हुकूमत की बोरिंग बढ़ती चली जा रही है, एग्रीकल्चर को जो पैसा जा रहा है वो वहीं का वहीं खड़ा है, और इंडस्ट्री को वहीं खड़ा है। इसी तरीके से जो करंट एक्सपेंडिचर है, जो जारी अखराजात हैं, जो तनख्वाहों में और ट्रैवल के ऊपर और ये 5 हेलीकॉप्टर सब के ऊपर खर्च करें, तमाम की तमाम इंक्रीज अखराजात में जो वो वहां पे आई है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वहीं पे खड़ा हुआ है जहां 4 साल पहले था। जब बजट बनता है तो उसमें जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अनाउंस करती है हुकूमत और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर करती है, वो हमने पिछले 4 साल का एनालिसिस करके दिखाया कि जो बजट में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शामिल किया जाता है और जो एक्चुअल किया जाता है वो उससे आधे से भी कम होता है। पैसा किधर गया? वो सारा जो है ना जी, हम आप समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो क्रेडिट कार्ड पे जिंदगी गुजार रहे हैं। 6,000 रुपए कहाँ गया? वो पैसा, वही तो मैं आपको बता रहा था। वो देखें, सबसे पहले तो मोटा मोटा हिसाब लेना, 400 अरब रुपए से 500 अरब रुपए तो सालाना आप उड़ा रहे हैं स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस के अंदर, जो लिटरली हवा के अंदर आपका जा रहा है। ठीक है जी। उसके ऊपर आपकी जो एस्टैब्लिशमेंट का साइज है, मैसिव एस्टैब्लिशमेंट है, मिनिस्टरों की फौज है, ठीक है, हैवी सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर है, आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। इसी तरीके से जितने भी नॉन डेवलपमेंट, जिससे अवाम की फलाह का कोई काम ना होता हो, उन अखराजात पे पैसा हमारा जा रहा है। और जहां से डेवलपमेंट होती है या इन्वेस्टमेंट होती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा होता है, उस कोई पावर, आपको पता है इन्वेस्टमेंट तो जमीन पे 4.5 साल हो गए जी। 4.5 साल के अंदर एक भी मंसूबा जो इस हुकूमत का इनिशिएट किया हुआ है बिजली पैदा करने का, वो हमने मुकम्मल कोई भी माइलस्टोन के हमने 4 साल में ये करके दिया, कुछ भी नहीं, कोई नजर नहीं। तरीन साहब, हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर खा रहे हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन खा रही है ये 9/11 के बाद की, या करप्शन खा रही है? क्या खा रही है? हमारी दिफाई अखराजात हमारे जैसे मुल्क के लिए ज्यादा हैं, मगर हमारी अपनी सिक्योरिटी सिचुएशन भी जो है वो एक कॉमन सिचुएशन नहीं है, मगर असल में हमें करप्शन खा रही है। अब आप ये देखें कि ये जो 6,000 अरब रुपए की आपने बात की, कहाँ गया? हमने आज से 6 महीने पहले
एनर्जी पॉलिसी दी थी, प्लान दिया था अपना, उसमें हमने बताया था कि 1000 अरब रुपया इसमें से चला गया है इसी डेफिसिट में, बिजली के डेफिसिट में। तो 1000 अरब रुपया हमने फूंक दिया, टैरिफ हमने डबल कर दिया और मसला भी हल नहीं किया। आज भी रोज असद कितना, सवा अरब रुपए रोजाना का पर डे इसमें खसारा। लोड शेडिंग भी खत्म हो रही है, ना लोड शेडिंग खत्म हो रही है, ना खसारा खत्म हो रहा है, और 87% टैरिफ बढ़ा। आप मुझे ये बताएं, टैरिफ 87% से डबल हो गया, 1.25 अरब रुपए रोज लोड शेड इसमें जा रहे हैं खसारे में, 1000 अरब से ज्यादा इन्होंने वहां पे फूंक दिया। इंडस्ट्री बंद है, अवाम मुश्किल में है, ज़रात बंद है, ट्यूबवेल बंद है। इतना पैसा फूकने के बाद हालात ज़्यादा ख़राब है पहले से। हम तो कहते हैं ना, चलो यार इतना तुमने फूक दिया, कम से कम ठीक तो कर लिया। तो ये तो बिल्कुल रोड चला के बिजली आ जाती तो चलो फिर भी हम मांगते हैं, या चलो 1000 अरब रुपये आपने फूका, बिजली आ गई है, आवाम को तसल्ली है, इंडस्ट्री चल रही है। अब ये देखें बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बिजनेस चलती नहीं है। अच्छा, बड़ी बिजनेस जो है उन्होंने जनरेटर लगा लिए, सारा कुछ कर लिया। जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है बेचारे, 1 खराद मशीन वाले, 2 खराद मशीन वाले, वो कहाँ से उनका बेड़ा गर्क। ये रिपोर्ट आपकी कहती है साहब कि कुछ 70% 4 सालों में महंगाई बढ़ गई। रुपया जो था आपका आज रिकॉर्ड लो लेवल है, जो आज की रिपोर्ट है। हम तकरीबन 95 को टच करने वाले हैं, और आम अंदाज़ा ये है कि दिसंबर तक, आज IMF की किस्त दी हमने, दिसंबर तक 2 किस्तें और देंगे तो 100 के करीब चले जाएंगे, सेंचुरी हो जाएगी। तो 60 से 100 पे चला जाएगा 4 सालों में, वो भी 70% हो गया। क्या बनेगा हमारा? देखें, और इसके साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की डिप्लीशन हो रही है, जो अभी लोगों को पता नहीं है। हम अभी 15 अरब डॉलर बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल नेट रिजर्व्स में डिप्लीशन हो रही है। ये तो मैं पब्लिक में बात करते हुए घबराता हूँ कि और ही पैनिक ना फैल जाए। पिछले 1 साल के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स की डिप्लीशन हुई है, 4 अरब डॉलर से ज्यादा डिप्लीट हुए हैं। जिस हम रेट के ऊपर जा रहे हैं, सम टाइम इन द ईयर 2013, अगला साल जो आएगा उसके अंदर, वो सिर्फ महीनों की बात है कि कौन सा महीना होगा, यू हिट अ लेवल जहां पे आप बिल्कुल बैंकक्रप्ट हैं। अच्छा, सवाल जो आपने पूछा ना, क्या बनेगा, ये क्या बनेगा इस पर मुनहसर है कि आप करते क्या हैं। इस तमाम खराबियों के बावजूद पाकिस्तान की मईशत के अंदर इतना दम है, और पाकिस्तान की अवाम में इतनी सलाहियत है, और अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल जो दिए हैं वो इतने मौजूद हैं हमारे पास, कि अगर आप सही फैसले करें और आप सही चीज़ों पे अमल दरामद करने शुरू कर दें, आप इंशाल्लाह देखेंगे विद इन पीरियड ऑफ 3 to 5 years ये इकोनॉमी जो है, जो रीजनल सारे इसके पीयर्स हैं जिनकी सब बात करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा। आप इसे स्टार्ट करते हैं, क्या करना पड़ेगा। अब आपकी रिफॉर्म्स की तरफ आते हैं, क्या करना पड़ेगा। देखें, सबसे पहले तो मजमूई तौर पर हम आपको मैक्रो पिक्चर जी, 5 इमरजेंसीज। एनर्जी सेक्टर इमरजेंसी तरीके से आपने डील किए करना है। तरीन साहब ने आज से कुछ माह पहले पूरी डिटेल पॉलिसी अनाउंस की है कि एनर्जी के रिफॉर्म के लिए क्या क्या उसके अंदर करना है। ठीक है। दूसरा, अवाम नहीं, कौम के अंदर जो अमीर और ताकतवर तबका है, वो जितना उसको टैक्स देना चाहिए वो नहीं दे रहा है। आपने टैक्स वसूल करना है, आपने कम से कम वहां लेके जाना है जो हमसे मिलते जुलते मुल्कों में जितना एनर्जी रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म जी। तीसरा जो है वो एक्सपेंडिचर के ऊपर आपने इमरजेंसी डिक्लेयर करें, स्टेट ओन एंटरप्राइज के लॉसेस कम करने, हुकूमती अखराजात कम करने, ये लेविश जो एक्सपेंडिचर है इसको खत्म करना है और वहां से पैसा बचाना है। चौथा, आपका गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, क्योंकि जैसे आपने भी पहले पूछा, जो बिल्कुल सही सवाल है कि पॉलिसी बहुत जरूरी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं होगा, आप इंप्लीमेंटेशन पे नहीं जा सकते। और आखिरी, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जब तक पाकिस्तान के अवाम के अंदर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना शुरू करेंगे, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको हुनर सिखाने के लिए, उस वक्त तक ये मईशत तरक्की नहीं कर सकती। ये 5.5 नेशनल इमरजेंसी पे काम करें इंशाल्लाह। एनर्जी रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, पब्लिक, जो लोगों के अंदर। एनर्जी से स्टार्ट करते हैं जी। तरीन साहब, आपने वो स्टार्ट किया था काम, क्या करें। देखिए, वो हमने पूरा प्लान बना हुआ है। सबसे पहले तो अगर आप सही तरह से मैनेज कर रहे हैं सेक्टर को, तो लोड शेडिंग आधी तो हो सकती है, मेरे ख्याल है कुछ महीनों। क्या करें उसके लिए। देखें, इस वक्त 2000 मेगावाट के प्लांट बंद पड़े हैं, जिनको ना पैसा मिला है, और जो गैस है वो उनको नहीं मिल रही। जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यूनिट्स है ना, जहाँ मतलब एक गैस से ज़्यादा यूनिट पैदा हो सकते हैं, उनको गैस नहीं दे रहे। तो ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है। हम फौरी तौर पे गैस डाइवर्ट करेंगे तमाम एफिशिएंट प्लांट्स पे, उनको हम सही टाइम पे पैसे देंगे। कौन कौन से ज़हन में है नाम? जी, हम ये हमारी ही हुकूमत में ये लोग इनिशिएट हुए थे। उसमें से सैफायर पावर है, मेरे ख्याल ओरिएंट है, और इस तरह के कोई 7-8 प्लांट हैं। दे आर द लेटेस्ट प्लांट्स इन द वर्ल्ड। 52% और वो बंद पड़े हैं। जो 25% एफिशिएंसी वाला है उसको गैस दे रहे हैं। क्यों गैस दे रहे हैं ये आप उनसे पूछें, क्योंकि गैस एलोकेशन एफिशिएंसी पे नहीं होती। गैस एलोकेशन होती है कि जो ज़्यादा आपके साथ आपका दोस्त हो या आपको खुश करे।
या जिसमें अपना हिस्सा हो, जिसमें अपना हिस्सा हो। तो ये चीज़ ख़त्म करेंगे तो इसमें 2000 मेगावाट का तकरीबन 1500 से 2000 मेगावाट का फ़र्क पड़ जाता है। इसके बाद हम जो हमारा प्लान है 2 से 4 साल में फर्नेस ऑयल प्लांट्स को हम कोल पे कन्वर्ट करेंगे और साल के 350 अरब रुपया फ्यूल कॉस्ट बच जाएगी। हम तकरीबन 14-15 अरब डॉलर का इस वक्त हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल है। 4 कितना इन्होंने कैलकुलेट किया, 4 बिलियन डॉलर कम हो जाता है हर साल। देखें 4 बिलियन डॉलर पर एनम सेविंग होगी अगर फर्नेस से कोल पे शिफ्ट हो। जी सर, 350 अरब रुपए कितना होता है? अब ये एक्सचेंज रेट बढ़ गया और बढ़ गया, बहुत सारे करीब हो गया। 4 अरब डॉलर बच रहे आज हफीज शेख साहब को, तो वो इस पे क्यों नहीं जा रहे? इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें प्राइवेट सेक्टर तैयार है, इसमें पब्लिक सेक्टर तैयार है। और उसके लिए नई इन्वेस्टमेंट तकरीबन कितनी चाहिए होगी? 1.3 बिलियन डॉलर वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कोल कन्वर्जन की तकरीबन 4 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट है टोटल। 4 अरब डॉलर एक साल के अंदर आपका पैसा एक साल के अंदर वन टाइम 4 बिलियन डॉलर and $4 billion एनुअली। जो इन्वेस्टमेंट है वो एक साल में रिकवर हो जाती है। एक साल में, पहले साल में पूरी हो जाएगी। आप 4 अरब डॉलर पहले साल लगाएं, पहले साल के एंड पे आप सेव करें। ये सोचें कि अगर ये आज से पहले 10 साल पहले हो जाता, जब ये हुकूमत आई थी, जब ये चीज़ हमारे सामने थी। एडिशनल कैपेसिटी के लिए क्या करेंगे? एडिशनल कैपेसिटी के लिए फौरी तौर पे निज़ाम को ठीक करेंगे ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट आए। देखिए इस वक्त क्या हो रहा है, पब्लिक सेक्टर करेगा, प्राइवेट सेक्टर को लाएंगे, क्या करेंगे? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर सिर्फ दारोमदार नहीं हो सकता, पब्लिक सेक्टर भी करेगा क्योंकि अर्जेंसी है, इमीडिएट। इसके लिए हमें करना पड़ेगा। हाइडल में हम जाएंगे, थर कोल की इसमें जाएंगे कि थर कोल के प्लांट लगें और सबसे जल्दी। थर कोल पे कुछ लग सकता है या सिर्फ वो लोगों को दिखाने के लिए? असद साहब बताएंगे, उन्होंने पूरे इसके ऊपर काम किया हुआ है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक करीब आ गई है। मैं फिर थर का सवाल जरूर पूछना चाहूंगा क्योंकि हमने डॉक्टर समर मुबारक मंद के सर पे सेरा से जाके तो सिर्फ लोगों को मैसेज दिया कि हम कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली अभी तक देख ही रहे हैं कुछ हो जाए। ब्रेक ले लें जी। वेलकम बैक। पीटीआई की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन और असद उमर साहब हमारे साथ हैं। असद उमर साहब, थर कोल क्या करेंगे उसका? हम थर के कुछ बनेगी बिजली? बिल्कुल बनेगी जी इंशाल्लाह, लेकिन थर का स्पेसिफिक जवाब देने से पहले आप जो पूछ रहे थे ना कि स्टेट भी करेगी ये नहीं, तो मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये नंबर आज हमने प्रेजेंट किए हैं, इनके अंदर हमने 4 अरब डॉलर सालाना इन्वेस्टमेंट रखी है स्टेट की तरफ से एनर्जी सेक्टर के रिवैम्प करने के लिए। तो 20 अरब डॉलर 5 साल के अंदर स्टेट की सिर्फ इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलग से लेके आनी। उनमें से कुछ एरियाज जो हैं जहां पे ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसमें से एक थर भी है। थर के अंदर देखें, थर एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा खजाना है, ये गेम चेंजर है पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर। उससे बिजली बनेगी कि नहीं? बिल्कुल बनेगी। कैसे? उसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी, नदीम, दुनिया के बेस्ट प्रोजेक्ट लगाएंगे, दुनिया के कंपनीज को लाना पड़ेगा, क्या करना है? मैं आपको बताता हूं, दुनिया के बेस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट डिटेल फिजिबिलिटीज कर चुके हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन, एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, सोशल इवैल्यूएशन, सब काम हुआ हुआ तैयार पड़ा हुआ है, सिर्फ हुकूमतों के फैसले करने की जरूरत है। इसमें कॉम्बिनेशन से काम करना पड़ेगा, आपको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी लानी पड़ेगी और किक स्टार्ट करने के लिए मेरी जाती राय के अंदर स्टेट को भी इन्वेस्टमेंट करनी फॉरेन पड़ेगी। फर्म्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हो? बिल्कुल होंगी जी। देखें इस वक्त जो है, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर्स, कई ग्लोबल फंड मैनेजर से किसी से आप बात करें, इस वक्त मसला दुनिया में पता है क्या है? यील्ड्स नहीं मिल रही है डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। आपको पता है इकोनॉमी स्लंप में गई हुई है जो एडवांस मुल्क हैं, और इंटरेस्ट रेट्स कट हुए में, यील्ड ही नहीं है बिल्कुल वहां पे। आपको पता है थर की पॉलिसी क्या कहती है? 20% डॉलर रिटर्न गारंटीड। उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि 2 चीज़ें, एक तो हुकूमत पे एतमाद ख़त्म हो गया, जो पहले मायदे किए हुकूमत ने वो उनसे तोड़ दिए, गवर्नेंस का फुकदान है, करप्शन बेतहाशा है। तो एक तो बहुत बड़ा इशू जो है वो हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है इन्वेस्टर का। दूसरा जो है, आप उस सेक्टर की हालत अभी देखें, जो 11 पहले जिन्होंने आईपीपी लगाए में, उन्होंने तो नोटिस दिए में आपको। आप क्या करेंगे कि डिफरेंट हो जाएगा? ये हमने आपको बताया ना। देखें, आपकी जो फोकस तरीके से डिसीजन मेकिंग हो, प्रायोरिटीज आपकी क्लियर हो, जो आप कमिटमेंट करें और कमिटमेंट सोच के करें उससे पहले, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पाकिस्तान में होता है, कोई हम अनहोनी बात नहीं करें। जहां तक मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आप जैसे ही इसके जो रेगुलेटरी अभी जो ये लॉक जैम क्रिएट हुआ है इसको खत्म करेंगे, गेम प्लान लोगों के सामने करेंगे, इन्वेस्टमेंट लगेंगे, उनको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी इस सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने के लिए आ रहे हैं, आप मार्क माय वर्ड्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आएगी इसके अंदर। तरीन साहब, एक सिर्फ सवाल और कर लूँ एनर्जी के ऊपर, ये इंटर कॉर्पोरेट डेट जो है, सर्कुलर डेट जो है, 4 सालों में हम उसको लिक्विडेट नहीं कर सके, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, पहले मैं जरा थर के ऊपर ऐड कर दूं। हमने अपनी एनर्जी पॉलिसी में जो किया था, 4 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक एंग्रो के पास है और 3 ब्लॉक बाकी इंटरनेशनल कंपनियों के पास है। ये इनको चालू करने के लिए, यहाँ से जब ये चालू हो गया ना, तो 6 से 10 साल में 14,000 मेगावाट बिजली बन सकती है अगले 60-70 साल के चलेंगे तो तब है ना। सुने, चलाने के लिए ज़रूरी क्या है कि 25 अरब रुपए के 3 प्रोजेक्ट्स हैं,
जो कि सिंध गवर्नमेंट को करने हैं। सड़क लेके जानी है ताकि कंपनियां जा सकें वहाँ पे मशीनरी लेके। दूसरा, पानी लेके जाना है क्योंकि पानी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तीसरा, जो वहाँ से एफ्लुएंट निकलेगा उसके डिस्पोजल है। ये 25 अरब रुपए के प्रोजेक्ट बने हुए हैं, PC1 अप्रूव्ड है, मगर कोई खर्च कोई नहीं कर रहा। इसके अलावा 21 अरब रुपए की एक लाइन है जो वहाँ से बिजली को लेके जाएगी। जिस दिन हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान मिल के ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे और प्रोजेक्ट जो है अपनी तेजी से मुकम्मल होने लगेंगे, फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम आ जाएगी। बनाए नहीं तो ये सबर किए बैठे हैं कि अंदर जाएगा, कोई माइनिंग करेगा, बिजली बनाएगा और हवा के दिए। नदीम 2 साल सिर्फ इस पे बहस होती रही, पानी कहां से आएगा? 2 साल अगर आप ऐसे करेंगे, फैसले नहीं करेंगे तो आप कह रहे थे हम कैसे चेंज करेंगे, हम कैसे कर लेंगे ये? बिकॉज हम बैठेंगे, हम कहेंगे भाईजान आज फैसला करना है, आप बताएं, मैं बताऊं, जो भी करना है, हम इस कमरे से नहीं निकलेंगे जब तक के फैसला नहीं आगे चलें जी। असद उमर साहब, टैक्स रिफॉर्म्स, जनाब, टैक्स टू GDP हमारी नीचे जा रही है, ऊपर नहीं जा रही, और यही वजह है कि ये 1720 का इतना मोटा फिगर का सारे का हमें नजर आ रहा है। क्या करेंगे? देखिए, 3 बुनियादी तब्दीलियां करने की ज़रूरत है। एक तो, और ये थीम आपको बार बार आप हमसे जिस सेक्टर की बात करेंगे तो एक उसमें कॉमन होगा, गवर्नेंस रिफॉर्म आपने करनी है। FBR जो है वो ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल कंट्रोल के अंदर है। आपको पता है कि जिस तरीके से वहाँ पे फेवरेटिज्म हो रही है, पर्सन स्पेसिफिक SRO इशू हो रहे हैं, उसके अलावा एग्जाम्पशंस चोरी, तो आपने इसको निकालना है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंसुलेट करना है। लैटिन अमेरिका में आपको होता है बार बार हाइपर इन्फ्लेशन क्राइसिस होता था, और यही वजह थी कि वो उनके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं करते थे, नोट प्रिंट करते थे, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती थी। उन्होंने एक काम शुरू किया, ऑटोनॉमी देनी शुरू की अपने रेवेन्यू कलेक्शन इदारों को, और उसकी सारी डिटेल पड़ी हुई है, लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया। एक तो वो बहुत अहम कदम है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है जो आप डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं। सब मैं उसकी एक टेक्नोलॉजी की एग्जांपल दूं कि इंफॉर्मेशन बेस अब हर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। आप क्रेडिट कार्ड पे जो चार्ज करते हैं वो पता है, आपका घर, आपके ट्रैवल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। नदीम मलिक्स लाइफ इज अवेलेबल ऑनलाइन। आपके पास अगर पॉलिटिकल विल हो और आप उस सारे डेटाबेस को इंटीग्रेट करें, इट इज सो इजी नाउ टू पिन पॉइंट कि कौन टैक्स की चोरी कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। कंप्यूटर में आपके पास चीजें हैं, वो इस्तेमाल करनी नहीं आती। असल पॉलिटिकल विल नहीं है ना, असल मसला वही है। तीसरा जो इकदाम है वो टैक्स जो पॉलिसी है उसमें भी रद्द-ओ-बदल की जरूरत है। अच्छा, इसके अंदर जो है ज्यादातर जो इकदाम करने की जरूरत है वो सूबाई हुकूमतों के मेजर पॉलिसी चेंज किया है जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपकी ये मेरे सामने पड़ा है, आप कह रहे हैं मिनिमम एसेट टैक्स होना चाहिए, ऑल इनकम टू बी टैक्स, एग्रीकल्चर, रियल स्टेट, स्टॉक मार्केट वाले खफा हो जाएंगे, अगले दिन आपकी स्टॉक मार्केट गिरा देंगे। क्या करेंगे? देखें, ये एक तो जो है ना, ये माफिया वो मार्केट गिरा देती है, तो वो ये याद करें उन्होंने धंधा इधर ही करना है। जरा सा अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, ये भी कह रहे हैं आप ये, अच्छा ये मैं बताऊं इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, मैं बताऊं ये सारी टेक्निकल डिटेल में शेख साहब को कहें सुबह कैपिटल गेन्स टैक्स की बात करें। आप सुन लेना, मार्केट को ब्रोकर से कंट्रोल से निकाल। देखें ये बुनियाद, क्योंकि उसको डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ एक्सचेंजेस जो है, इनके कंट्रोल खत्म, जो 6 साल से डिले हो रहा है, अभी भी आजकल बात हो रही है, देखें वो करते हैं कि नहीं करते। अगर ये नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे जनाब। बड़ा जो लैंडलॉर्ड है वो एग्रीकल्चर पे अपनी इनकम टैक्स देगा। अभी 3 साहब देते हैं, इनकी पार्टी के बाकी लोग नहीं देते। जो भी किसी पार्टी से हो, किसी पार्टी से हो, ये देते हैं नहीं देते, बड़ा बुनियादी पॉइंट है। हमने अपनी तमाम 15 लाख साल का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स देते हैं आप? कितना देते हैं? मैंने पिछले साल बहुत दिया। कितना सर बता दें? करोड़ से ऊपर। करोड़ से ऊपर दिया। आपकी पार्टी का कोई दूसरा बंदा है जिसका नाम ले सकते? सुने, हमने अपने तमाम पार्टी की लीडरशिप की जो एसेट्स, लाइबिलिटीज और टैक्सेस हैं वो वेब पे लगा दिए। आप आज जाके देख सकते हैं उसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पेयर सब कितना टैक्स दिया, आपको कौन नहीं देता, ये जरूरी नहीं है कौन देता है कौन नहीं देता। आज से डाला है वेब पे? हाँ, डाल के बाद फिर अभी वेब चेक करवाते हैं, ब्रेक में वेब भी चेक करिए। अभी चेक कर। सुने, इशू क्या है, ये नहीं है कि आज कौन देता है कौन नहीं देता। पॉइंट ये है कि हम क्या करने को तैयार है। तब्दीली आएगी जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स रेट होगा उसी के ऊपर एग्रीकल्चर का लॉ है, सारी इनकम स्क्रब कर देंगे। क्या करेंगे? देखें, इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल लॉ है, उसके अंदर एग्रीकल्चर का टैक्स रेट 15% है। या बाद में आर्गू करें वो 15 होना चाहिए कि 20 होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट टैक्स, जो इनकम टैक्स रेट नॉर्मल है वो 20 है, तो इतना बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। मगर ये जिम्मेवारी, जैसे असद ने अभी कहा, ये सूबों की जिम्मेवारी है। हम सारा का सारा जो सूबों में बैठे हैं वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट कुछ काम नहीं करती। भाई तुम पहले अपना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो कानून है क्यों नहीं कलेक्ट करते? वो एकरेज के ऊपर लेते हैं, पूरे पाकिस्तान में मिलकर 700-800 मिलियन बनता है, शर्म आती है। सो मैं आपको अर्ज करूं, देखें, ये जरूरी नहीं है कि कौन देता है कौन नहीं देता। एक बात यह है कि हम दलेर हैं इस मामले में, क्योंकि हमने कोई चीज़ छुपानी नहीं है। हमने कहा है कि हम अपने वेब पे अभी से डाल देंगे। आप किसी और पार्टी को कहें,
हिम्मत करें और डालें। मान जाऊंगा असद अगर उमर ना साहब, डालें। और इसके अलावा और क्या रिफॉर्म्स होंगे? अच्छा, दूसरा जो बड़ा एरिया जो है, जो दुनिया के अंदर इस्तेमाल जिसको किया जाता है, प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्सेशन है, रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी के ऊपर पाकिस्तान हेविली अंडर टैक्स्ड है। सारी स्टडीज हुई हुई है, सब मौजूद है हमारे पास। तीसरा एरिया जीएसटी ऑन सर्विसेज के ऊपर आ जाए, वो प्रोविंसेस की डोमेन में है। मोटा मोटा मैं आपको नंबर बता दूं इस वक्त, और ये मुझे जो है नंबर ये सरदार अजीज साहब से मैंने ये सीखा था। 0.5% है इस वक्त रेवेन्यू जनरेशन पाकिस्तान के प्रोविंसेस की एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी। हिंदुस्तान 4.5% है, 9 गुना ज्यादा पाकिस्तान से। सो टैक्स रिफॉर्म के अंदर जहां फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, लेकिन सूबाई हुकूमतों की भारी जिम्मेदारी बनती है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी सूबाई हुकूमत ने भी इसके सिलसिले में कोई काम नहीं किया। आपने यहाँ टर्म लिखी हुई है, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने हफीज पाशा साहब से एक प्रोग्राम किया तो उसमें उन्होंने भी जिक्र किया, मुझे मेरे इल्म में नहीं था, टेक्निकल टर्म्स है ये, प्री एमिनेंट डोमेन का जो लॉ है सर, ये बड़े आसान अल्फाज में दिल्ली में ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, इंडिया में उसके बाद फैल गया। बात बहुत सिंपल है, आपने एक दफा रेट्स ठीक कर दिए, अभी तो रेट्स भी बिल्कुल गलत है। मतलब हमारे जो गुरबा पार्लियामेंटेरियंस हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनकी अब सारी जायदाद स्टेट खरीद सकती है अगर ये लॉ आप बना दें। अगर एक्सप्लेन कर दीजिएगा जरा। पार्लियामेंटेरियन के अलावा सिविल सर्वेंट्स की भी और बिजनेसमैन की भी जो अंडर डिक्लेयर करते हैं, सिर्फ पार्लियामेंटेरियन को ना कहें, तमाम 10 करोड़ का घर 25 लाख का डिक्लेयर करते हैं तो स्टेट उसे खरीद लेगी। 35 लाख खरीद लेगी। इस हमाम में सब शामिल हैं, ठीक है। जो आप जो है, लेकिन सबसे पहले जो है आपको जो रेट्स, जो अभी तो ऑफिशियल रेट ही नहीं है ना ठीक, सबसे पहले वो ठीक करेंगे, उसके बाद मौका देंगे आप लोगों को सही डिक्लेयर करें। अगर उसके बाद कोई कोलूजन करके, वो बोलते हैं ना टैक्स वाला फिर चोरी करता है, कोलूजन करके करेगा, आपके पास बैठे में सेंट्रलाइज डेटाबेस है, जिधर नजर आया अपने असद उमर साहब ने कहा है कि जिसकी 100 रुपए कीमत है, आपको पता है 400 रुपए 110 रुपए ली और असद उमर फारिग। एक्सपेंडिचर्स के ऊपर आ जाएं जी जहांगीर तरीन साहब। एक्सपेंडिचर्स हम दिफा कम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी के ऊपर कम नहीं कर सकते, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट बहुत कहते हैं कम स्कोप है हमारे पास, बहुत छेड़खानी, डेट सर्विसिंग करनी है, क्या करेंगे? मैं आपको अर्ज करूँ, सबसे पहले ये कि तमाम हुकूमती इदारे इंक्लूडिंग डिफेंस ने अपने एक्सपेंडिचर की जो कट होगी उसमें शेयर करना पड़ेगा। कैसे? उनका सामने, फौज की तादाद कम करेंगे? जी नहीं, हम सामने बैठाएंगे। क्या करेंगे ना, मतलब उनको अखराजात तो उनके हैं ना, रनिंग एक्सपेंडिचर्स। हर ऑर्गेनाइजेशन में, मैं आज ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे आप भेज देना, मैं 10% कमी आपको फौरन कर दूंगा। हमेशा देखें, जब आपने किसी को चैलेंज नहीं किया तो वो एक एक्यूमुलेटेड फैट होता है, आप उसको कट कर सकते हैं। सारी दुनिया में जब भी कोई बड़ी कंपनी को दूसरे लोग खरीदते ना आते साथ, सबसे पहले वो एक्सपेंडिचर कट करते हैं। ये हो सकता है सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हो सकता है। दो बड़े हेड्स हैं, उस पे मुझे बताइए आप दिफा के ऊपर क्या करेंगे और डेट सर्विसिंग पे क्या करेंगे? दोनों पे क्लियरली बताइए। दिफा पे क्लियरली बता रहा हूं कि इट विल शेयर इन एक्सपेंडिचर कट्स लाइक एनी अदर महकमा ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो डेट सर्विसिंग है, ये हमारा पूरा प्लान पढ़ लें। इस डेट सर्विसिंग को, डेट का जो पूरा परसेंटेज जो जीडीपी है, उसको हम 8.5 से 4.5 पे ले जाएंगे। कैसे? तो ये हम टैक्स रिफॉर्म करके, रेवेन्यू बढ़ा के, ये पूरा आपको एक बनाया हुआ हमने ना, पूरी डिटेल कैलकुलेशन। इस वक्त जो खसारा है ना आपका टोटल जो बनेगा अगले साल, वो तकरीबन 1900 अरब रुपए का बनेगा। हम जो कह रहे हैं जो रेवेन्यू की इंक्रीजेस जो भी है, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन किए, और जो एक्सपेंडिचर कट्स हम करे थे, जिसके अंदर ये आप जिनकी बात करें, एक वो हिस्सा है जो एस्टैब्लिशमेंट के एक्सपेंसेस हैं, सिविल और मिलिट्री, उसके अलावा उन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के लॉसेस को ना भूलें, 400 से 500 अरब वहां पे, ठीक है। इन वन गो तो नहीं जाएंगे नहीं, ना, दैट विल टेक सम टाइम। बाय द वे ये सारे कहने से नहीं जाएंगे, ये सारे काम जो है ये वन गो वाले काम नहीं है। जब ये हमने आपको जो खाका पेश किया ना, ये 5 साल का पूरा मेहनत 5 ईयर प्लान हमने आपको पेश किया है। ये कोई एनुअल बजट नहीं है, ये 2014 और 2018 के दरमियान के 5 साल का प्लान, 5 साल पूरा 5 साल। डेट सर्विसिंग जो है ना वो वहीं पे रहती है मोर और लेस। इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करती रहती है तो आपका स्पेस क्रिएट होती रहती है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा जी, अभी इन्होंने कहा था कि हमने अपनी एसेट डिक्लेरेशन डाली है, दिखाइएगा जी लीडरशिप की फाइनेंशियल एसेट्स डिक्लेरेशन, या टैक्स रिटर्न्स भी हैं या सिर्फ एसेट डिक्लेरेशन है? ये इमरान खान की नजर आ रही है जी। ये इसमें टैक्स रिटर्न्स भी हैं जी शामिल, या सिर्फ एसेट डिक्लेरेशन है? जितना 3 साल का टैक्स है। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आ गया जी। बहुत से लोग शाह साहब के बारे में बड़ा इंटरेस्टेड है पता करने के लिए। चेक करिए जी इनको, अगर किसी को मसला हो तो ज़रूर हमें लिख के भेजें इसके ऊपर। ये पीटीआई की वेबसाइट है। आगे भी चलें जी, और भी दिखाएं, जहांगीर तरीन साहब का भी दिखाएं, जावेद हाशमी साहब का भी आ गया जी। इनके बैंक अकाउंट्स भी लिखे हुए हैं। अब तो पकड़ा जा सकता है जी अगर किसी ने कुछ चोरी वोरी की होगी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का भी आ गया। और आगे चलें जी, आगे चलें। हाँ, नीचे दिखाएं, नीचे दिखाएं। वेरी गुड। ये जहांगीर तरीन साहब, फौजिया कसूरी, शफकत महमूद साहब, असद उमर साहब। असद उमर साहब की खोले ना जी आमदन, तो देखें इनकी आमदन कितनी है जी। बाकियों को पता नहीं, मुझे तो पता कर लेने तो यार। असद उमर साहब की टैक्स तो देखे ना मेरा कितना दिया, वो तो जरा दिखाए ना हमको। दिखाए जी, ये पढ़ के बताइए। असद उमर साहब आप ही पढ़िए। कोई मॉरल अथॉरिटी नीचे जाए ना, टैक्स रिटर्न के ऊपर जाए, वहां से आपको पता चलेगा कि असद उमर के पास कोई मॉरल अथॉरिटी है ये सवाल रेज करने की। नीचे जाइए, बिल्कुल सबसे नीचे जाइए इनका। नहीं, आप नीचे चले, आप सिर्फ पेज 1 और 4 दिखा रहे हैं ना।
पेज 1 और 4 है ये देखिए। ये पेज 4 पे जाएं, जो पेज 4 पेज 4 पे जाएं, इसी के नीचे नहीं वहाँ आपको जाके करना पड़ेगा ना, पेज 1 और 4 है ना, नेक्स्ट करना पड़ेगा। नीचे जाए, नीचे वहाँ ये पेज 4 नंबर पे जाएं, ये वाले पे, इस 4 पे नेक्स्ट पे जाते जाएं, नेक्स्ट पे जाके 4 आ जाएगा, फिर दिखाइएगा कितनी है। ठीक है, वो भी दिखाएंगे, एक और भी स्टेटमेंट है ओवरसीज एसेट्स वाली, वो भी दिखा दें, वो भी दिखाते हैं जी, सारी पता चले असद उमर साहब के पास कितने क्या है। मगर देखें कितनी अच्छी बात है कि आपने हम आपके साथ बैठे हैं, आप वेब से जाके आवाम को दिखा रहे हैं कि पीटीआई के लीडर्स के एसेट क्या हैं। या किसी और नहीं, आप मुझे बताएं, आपके पास और पार्टी के लोग भी आते हैं, आप उनसे ये पूछेंगे? अभी तक आज तक की तारीख में पूरे पाकिस्तान में ये एक साहब हैं जिनका नाम जहांगीर तरीन है, जिनसे मैंने प्रोग्राम किया और इन्हें अर्ज किया कि आप मिसाल बनिए, अपनी टैक्स रिटर्न पब्लिक कर दीजिए। ये यहाँ से इन्होंने मुझे कहा, या ऐसे 2 साल पहले की बात है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टैक्स रिटर्न पब्लिक कर। नहीं, मैं यहाँ से उठा, अगले दिन असेंबली में गया, किसी और माइकल लाल ने आज तक नहीं की, बल्कि 2 लोगों ने मुझे फोन के ऊपर कहा कि हम बताएंगे, आपको कॉपी भेजेंगे। पता नहीं आप उस प्रोग्राम में शामिल थे कि नहीं थे। वो नदीम मलिक साहब यहाँ पे आज तक मुझे किसी ने बुलाए पिछले साल, आसिफ साहब नहीं, मैं छोड़ दे, जो 4 पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की बड़ी जो थी, वो जो पार्लियामेंट के अंदर, उनको हमने पिछले साल बुलाया कि यहाँ पे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का मैं चेयरमैन होता था, हमने बड़ा नेशनल इकोनॉमिक एजेंडा, और सब ने कहा जी बिल्कुल हम सब काम करेंगे। जहांगीर तरीन साहब ऑडियंस में बैठे थे, इन्होंने खड़े होने कहा यार बड़ा जबरदस्त एजेंडा है, बहुत अच्छी बात आपने सब। ऐसा करते हैं, किसी एक इकदाम से शुरू करते हैं ना, तो आप जो सब बैठे हुए ऊपर ये कमिट कर दें कि अपने टैक्सेस जो है ना वो डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली, उसको आप ले आएंगे। ब्रेक ले लें जी। अब आप पीटीआई की वेबसाइट पे जाइए और जहांगीर तरीन साहब और असद उमर साहब, इनकी जायदाद कितनी है और टैक्स कितना देते हैं, दोनों चीजें चेक करिए। अगर कोई सवाल हो तो हमें ईमेल भी करिए। हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको और बातें बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जहांगीर तरीन साहब और असद उमर साहब हमारे साथ हैं। गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या करेंगे तरीन साहब? सबसे पहले तो जी फेडरल गवर्नमेंट शुरू करेंगे, मिनिस्ट्री 37 से 17 पे आएंगी। 37 से 17? 37 इस वक्त 37 हैं, जो कि 18 अमेंडमेंट के बाद है। और अगर एमकेएम को साथ मिलाना पड़ गया, एएनपी को साथ मिलाना पड़ गया, काफ लीग को मिलाना पड़ गया, तो 70 हो जाएंगे सर। नहीं, हम फिर अपोजिशन में बैठेंगे। ये डिक्लेयर्ड पॉलिसी होगी, इसमें डिक्लेयर अदल बदल नहीं होगा। प्रिंट है आपके सामने। आगे सुने, रेलवे मिनिस्ट्री एबॉलिश्ड, ठीक है, कोई रेलवे मिनिस्टर नहीं होगा, कोई सलून नहीं होगी, कोई कुछ नहीं, नो सेक्रेटरी फॉर रेलवे। वो तो बिलोर साहब क्या करेंगे? बस वो फिर बिलोर साहब से आप खुद पता कीजिए, हम जो है अपनी पॉलिसी पे रखेंगे। उसके बाद हम बहुत है छोटी सी बात, पीआई को क्या करेंगे? पीआईओ को सबसे पहले तो डिफेंस मिनिस्ट्री से बाहर निकालेंगे। खफा हो जाएंगे फौजी भाई सर। हमने लिख दिया ना, अब तो हम अब अगर हम नहीं करेंगे फिर आप खफा हो जाएंगे। चीफ को हम नौकरी देते हैं हमारे। सुने, अगर हम ये नहीं करेंगे तो आप खफा हो जाएंगे। उसको हम बाहर निकालेंगे, ऑटोनमस बोर्ड बनाएंगे। एक मलेशिया का मॉडल है, असद साहब ने अभी हमें पूरी ब्रीफिंग दी है, खजाना मॉडल कहते हैं। उसमें एक बड़ी होल्डिंग कंपनी बनती है और ये तमाम एसओईज जो है स्टेट और एंटरप्राइज उसके नीचे जाती हैं, मिनिस्ट्रीज को बाहर निकाल लेते हैं और तमाम फैसले प्रोफेशनली होते हैं। हम एक बहुत नया काम करेंगे जो ज़्यादा लोगों को समझ नहीं है। होता यह है कि हम कहते हैं, अब कई हुकूमतें कहती हैं ऑटोनमस बोर्ड बनाएंगे जी, इन्होंने भी कहा ऑटोनमस बोर्ड इन नेम होते हैं, क्योंकि जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो करता धरता है, उसकी सिलेक्शन गेस करें कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। तो जब प्राइम मिनिस्टर लगाएगा तो बोर्ड किधर गया? आपके कौन करेगा? बोर्ड करेगा। बोर्ड करेगा। हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। इमरान खान साहब किसी चीफ एग्जीक्यूटिव में लगाने में उनको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो अदनान क्या था वो जो लग गया था? अदनान। ऐसे कोई चीजें हो ही नहीं सकती ना। अगर इमरान खान का कोई दोस्त हुआ मैट्रिक पास जेल में या कहीं लंदन में क्रिकेट खेलते हुए, इमरान खान साहब की ये अथॉरिटी ही नहीं होगी। ये देखें, ये हैं बुनियादी चीजें जो हम चेंज कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाएं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि ये हाईली पोलिटिसाइज्ड है। टीचर्स का लगना, टीचर्स की पोस्टिंग, डॉक्टर्स की पोस्टिंग, ये बहुत सियासी काम होते हैं, ये लोग पैट्रोनेज का इस्तेमाल करते हैं। हम एक मूव में इनको सफाया कर देंगे। क्यों? हम तमाम हेल्थ और एजुकेशन की गवर्नेंस जिले इससे प्रोविंस से लेके जिले में दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट मिनिस्ट्री। असद उमर साहब, शायद दुनिया में जो बहुत ही गरीब तरीन ममालिक, वो जो हिपिक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वो जितना हेल्थ और एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं, मेरा ख्याल है शायद हम उनके करीब होंगे या शायद उनसे भी कुछ में से कम हो। उसके लिए क्या करेंगे? सर, हमने आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाया है, आपके लिटरेसी रेट जो है वो रवांडा से कम है। रवांडा से भी कम है? लिटरेसी रेट आपका रवांडा से कम है। आपके बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है सूडान से कम है। तो वो जो हम बोलते थे ना अफ्रीका, तो अफ्रीका वाले अब हमसे आगे निकल रहे हैं। देखें, दो काम करने के, एक तो जाहिर है जब तक आप एडिशनल रिसोर्सेज नहीं देंगे तो तब्दीली नहीं आ सकती। जो हमने इसके अंदर नंबर दिए हैं जीडीपी का हिस्से के लिहाज से अगर आप देखेंगे
तो एजुकेशन को हम कह रहे हैं 2% से बढ़ा के हम 5% के ऊपर लेके जाएंगे, और हेल्थ को जो है वो 0.86% के करीब है, वहाँ से 2.5% पे लेके जाना है, यानी 3 गुना इंक्रीज़ है। और जो एब्सोल्यूट इंक्रीज़, क्योंकि साथ साथ इकोनॉमी भी इंक्रीज़ हो रही है, तो 5 गुना इंक्रीज़ एजुकेशन एक्सपेंडिचर पे और 6 गुना इंक्रीज़ जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर के। उसके साथ एक जो बहुत बड़ी बुनियादी जो रिफॉर्म की, गवर्नेंस रिफॉर्म की तब्दीली है ना नदीम, ये मुल्क इंतहाई ओवरली सेंट्रलाइज मुल्क है, जिसके पास जिधर अथॉरिटी आ जाती है ना उधर से नीचे ही नहीं जाती है। आप देख लें एक अजीबोगरीब जमहूरी सिस्टम है हमारा कि लोकल बॉडी इलेक्शन तक कराने के लिए तैयार नहीं हो रहे। जहांगीर तरीन साहब ने इससे पहले जो एक बहुत ही मेरे ख्याल में हिस्टोरिक एक पॉलिसी अनाउंस की थी लोकल गवर्नेंस की। हम कह रहे पावर डिवॉल्व करें लोकल कम्युनिटी, गांव के लेवल तक। तो ये जो एडिशनल रिसोर्सेज है, ना सिर्फ एडिशनल रिसोर्सेज दिए जाएंगे, बट वो एडिशनल रिसोर्सेज कैसे इस्तेमाल होंगे और किन प्रायोरिटीज के ऊपर होंगे वो अवाम खुद करेंगे। ये जो नंबर्स आप कह रहे हैं ये पेपर्स के ऊपर प्रेजेंट करना आसान है। आपका ये जो मॉडल है, ये एक पेज के ऊपर अगर खुद मुख्तार पाकिस्तान ये इन्होंने लिखा हुआ है, ये कहते हैं कि 9% के वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स इधर से मैं बचाऊंगा गवर्नेंस से, इंस्टीट्यूशन से, जो और वेस्टेजेस हो रही हैं, इन्हीं 9% को इधर से निकाल के 5% टैक्स इंक्रीज और 4% वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, 9% वो करके, और वो सारा 9% जो पाकिस्तान ये सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया जी। अच्छा अब एक्सप्लेन करिए आप, सामने अब आपके। अच्छा जी, 5% टैक्स टू जीडीपी रेशियो, इसकी हम पहले बात कर चुके हैं। 2% जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कम करने की हमने बात की, जिसकी डिटेल कर चुके हैं। 2% जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज लॉसेस। 9% होता क्या है जरा आवाम को बता दें। आज की मईशत के मुताबिक ये तकरीबन सालाना 2000 अरब रुपए है। 1% 200 अरब से ज्यादा का है, 200 अरब से ऊपर है। सो ये 2000 अरब रुपए के करीब है। उसमें से हम कह रहे हैं पहले तो ये जो परखचे उड़ाए में, जो कर्जे ले लेके और खसारा, वो आपने कम करना है। इधर से 9% बचा के वो 5.5% जो है वो आप दे देंगे हेल्थ और एजुकेशन। लेकिन मैं पहले आपको 3.5% बता दूं, ये 3.5% जो कमी हो रही है ना, ये भी डायरेक्ट अवाम के बेनिफिट के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो 8.5% खसारा हो रहा है, इससे महंगाई हो रही है, इससे अफरातज़र फैल रहा है। जब इसको नीचे लेके आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, और वो 5.5% जो है ना, अवाम की सेहत, अवाम की तालीम, उनका हुनर, इनकम। और आपके ख्याल में हमारे लिए सस्टेनेबल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन और ग्रोथ क्या होना चाहिए जिसको आप टारगेट करेंगे? देखिए, हमारी जो टारगेट है, हमने कहा है कि 5 साल के एंड में हम इन्फ्लेशन को 7% के ऊपर ले आएंगे। और ग्रोथ रेट? और ग्रोथ रेट जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस 5 साल का जो एवरेज होगा वो 6% से ज्यादा होगा, और जब आप चौथे और 5वें साल में पहुंचेंगे तो 7% से ज्यादा आपका ग्रोथ रेट होगा। तरीन साहब, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं प्रोवाइडेड कि आपकी हुकूमत हो और आप ये सारा कुछ इंप्लीमेंट भी कर लें। जैसा ये 20-50 कागजों में मैंने पढ़ा है और दिखाया टीवी पे, इसका क्या करेंगे? हुकूमत कैसे मिलेगी? हम तो अपने प्रोग्राम को आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। हम आवाम से यही उम्मीद करते हैं, और आवाम से हम अपना पूरा कैंपेन करेंगे कि आप इस दफ़ा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और आप हमें तब्दीली के लिए इस्तेमाल करें। आवाम अगर हमारे पे एतमाद करेंगे तो हमने बाकी प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला तैयार होंगे। पहले दिन से हम अपने काम पे लग जाएंगे और आपको हम दिखाएंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। मैं बताऊं कैसे, अगर मौका मिले तो कितने दिनों में इम्प्लीमेंट कर लेंगे ये सारी चीजें जो हमने पहले 90 दिन में जो हमने मोटी मोटी बिल्लियां मारनी है ना, वो मार लेंगे। फर्स्ट 90 डेज में एनफोर्समेंट हो जाएगी, एनफोर्समेंट शुरू हो जाएगी। मसलन जो CBR को हमने इंडिपेंडेंट करना है, हम पहले 90 दिन में कर देंगे। हमने पूरी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के नए मैनेजमेंट लगानी है, हमने पूरे प्रोग्राम बनाए होंगे, लोग आइडेंटिफाइड होंगे, पहले 90 दिन में हम कर देंगे। तो इस तरह की चीजें हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। हम डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, हम गवर्नर हाउस की दीवार गिरा देंगे, पहले दिन गिरा देंगे। प्राइम मिनिस्टर हाउस को हम बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे, ताला नहीं लगाएंगे, मतलब एजुकेशन बना देंगे लोगों को। सबसे पहले हम दिखाएंगे लोगों को, पहले तो हम टूर कराएंगे ना लोगों को कि जो आके देखना चाहता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर हाउस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप कह रहे हैं आपके हुक्मरान लाइफस्टाइल में रहते कैसे थे, ये देखो ऐसे रहते थे। तो फिर इमरान खान अगर वजीर आजम बन गया, अगर मुझे नहीं मालूम क्योंकि अभी 2 बड़े चैलेंजर हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, तो उनके लिए नया वजीर आजम हाउस नहीं, ये मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहेंगे। मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहेंगे जनाब। क्लोजिंग रिमार्क्स, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स सिर्फ आपको इस पे दे देता हूं जो आप पूछ रहे हैं कि जीत भी सकेंगे कि नहीं जीत सकेंगे। आज इमरान खान साहब ने सेमिनार के ऊपर अनाउंस किया था, तो मैंने कहा मैं आवाम के साथ भी शेयर कर लूं। मेंबरशिप कैंपेन हमने रन की थी, 1 करोड़ मेंबर बन चुका है इस पार्टी का। मलिक साहब, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। बेस्ट ऑफ लक जी, और आई होप कि आपको अगर मौका मिलता है किसी भी कैपेसिटी में तो अपनी इन पॉलिसीज के ऊपर आप अमल पैरा भी हों, अपने वादे पूरे करें, जो चीज़ें अनाउंस की हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करें। तरीन साहब, असद उमर साहब, जहांगीर खान तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।